18 से 20 नवंबर के बीच इस क्षेत्र में हो सकती है बर्फबारी। अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के गुजरात में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। 2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बारिश संभव। 2 दिन इन इलाकों में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 18 से 20 नवंबर के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कहीं कहीं हो सकती है बर्फबारी। अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और गुजरात में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी पारे में 2 से 4 डिग्री तक आ सकती है कमी। देश के बाकी हिस्सों में तापमान शुष्क रहने की संभावना। असम और मेघालय में कहीं कहीं छाया रह सकता है हल्का कोहरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह हल्का कोहरा छाने का अनुमान। अगले 2 दिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की उम्मीद। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। अब जान लेते हैं मौसम की चाल के बारे में, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगहों पर बारिश या बर्फबारी हुई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कई जगह हुई बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के अनेक इलाकों में बारिश या बर्फबारी दर्ज की गयी। उत्तराखंड और पंजाब में 1-2 जगहों पर बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बरसात हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी में अधिकतर जगहों पर हुई बरसात। दक्षिणांतरी कर्नाटक और केरल के अनेक जगहों पर बरसे बादल। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसा पानी। तो ये था पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल। और अब जान लेते हैं तापमान के बारे में। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अनेक इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज्यादातर जगह अधिकतम पारा सामान्य से 5 या उससे ज्यादा नीचे लुढ़का। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अधिकतर जगहों पर पारे में 5 डिग्री या उससे ज्यादा की गिरावट आई। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा नीचे दर्ज किया गया। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में भी अधिकतम पारे में इसी तरह की कमी देखी गई। पंजाब में ज्यादा जगह तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान कोंकण और गोवा के रत्नागिरी में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री या उससे ज्यादा ऊपर चढ़ा। पंजाब और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर चढ़ा। तेलंगाना, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में भी न्यूनतम तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं न्यूनतम पारे में सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री की कमी आई। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे लुढ़का। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान के बाद अब बात कर लेते हैं आने वाले समय में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान में। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन अनेक जगहों पर बारिश की संभावना है। इसी तरह केरल में भी कई जगह बरस सकते हैं बादल। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है, जबकि तेलंगाना में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। तटीय कर्नाटक और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 1-2 जगह बारिश का अनुमान है। दूसरी ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर बरस सकते हैं बादल। उत्तर भारत पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिलहाल बरसात की उम्मीद नहीं है। इसी तरह राजस्थान में भी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल इक्का दुक्का जगहों पर बारिश की उम्मीद है, जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और ओडिशा में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी 2 दिन बारिश की उम्मीद नहीं है।
वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन तो असम और मेघालय में आज कहीं कहीं बारिश का अनुमान है, जबकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में कल 1-2 जगहों पर बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं होगी बारिश। गुजरात में भी 2 दिन मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश की उम्मीद नहीं है, जबकि विदर्भ में कल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत और अब बात खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे किसानों को अच्छी उपज प्राप्त हो सके और अच्छी पैदावार के साथ ही वो ज़्यादा लाभ ले सकें। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी विशेष बातें खेती किसानी में जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है। ये मौसम खेती के लिहाज से बहुत अहम है। जहां एक तरफ खरीफ की फसलों की कटाई की जा रही है, तो वहीं रबी की फसलों की बुआई भी जारी है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के मैदानी इलाकों में किसान खरीफ की मूंगफली की खुदाई के बाद तुरंत रबी की फसल बोएं। रबी की फसलों में तोरई, मटर, सरसों और चने की बुआई कर सकते हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ में आलू की बुआई भी की जा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ के पहाड़ी हिस्सों में रबी की तोरई, सरसों, मटर और आलू की बुआई के अलावा लहसुन भी बो सकते हैं। बस्तर के पठारी इलाकों में किसानों को रबी की मूंग, मसूर और चने की बुआई की सलाह है। बस्तर में अरहर की कटाई और कुसुम की बुआई का काम कर लें। साथ ही मध्य प्रदेश के झाबुआ पहाड़ी इलाके में सोयाबीन की कटाई और गेहूं की बुआई का समय है। बुंदेलखंड के किसान धनिये और लहसुन की बुआई का काम कर लें। गुजरात के किसान भी गेहूं की बुआई समय पर पूरी करें। दक्षिणी गुजरात में उन्नत किस्म के चने की बुआई के अलावा गोभी और आलू की रोपाई करें। दक्षिणी गुजरात में इस समय गन्ने की रोपाई भी की जा सकती है। उत्तरी गुजरात में चने और जीरे की बुआई करें। गुजरात और अन्य राज्यों में अमरूद, अनार और शरीफा आदि फलों की तुड़ाई समय पर करें। साथ ही सुबह के समय कपास की तुड़ाई भी करते रहें। सौराष्ट्र और कच्छ के किसानों को चने, सरसों और गेहूं की बुआई की सलाह है। सौराष्ट्र कच्छ में लहसुन और धनिये की बुआई भी कर सकते हैं किसान। महाराष्ट्र के कोंकण में मूंगफली और सरसों की बुआई का समय है। कोंकण के किसान चने और सूरजमुखी की बुआई भी कर सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में गेहूं, चना, मक्का और सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। मराठवाड़ा में गेहूं और रबी के चारे की बुआई करें। विदर्भ में कपास की तुड़ाई करते रहें। विदर्भ में इन दिनों गेहूं, चने, सरसों और अलसी की बुआई कर सकते हैं। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आज आपको बताएंगे हरी प्याज के बारे में। जी हाँ, अगर आप हरी प्याज की फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है, लेकिन बुआई से लेकर कटाई तक सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि अगर आप हरी प्याज की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में कौन सी खास बातें हैं। ये समय हरी प्याज की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। रबी की हरी प्याज की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले।
खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। हरी प्याज की अच्छी पैदावार के लिए किसान इसकी उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। आज की फसल के बाद अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। आइए देखते हैं मौसम अनुसार खेती में विशेष बातें। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के मैदानी इलाकों में इस समय किसानों को सलाह है कि जौ की बुआई का कार्य कर लें और साथ ही जौ की बुआई के लिए उन्नत किस्मों का ही चयन करें। जो आपके क्षेत्र के लिए बनाई गई हैं उन्हीं का आप चयन करें। पश्चिमी पंजाब में अगर धान की कटाई का काम करना है तो उसको जल्द से जल्द पूरा कर लें। धान की कटाई के बाद किसान गन्ने की बुआई का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं पंजाब के किसान इस समय आलू की बुआई का कार्य जारी रखें। साथ ही हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी किसानों को सलाह है कि आप आलू की बुआई करते रहें, इस कार्य को जल्द पूरा करें। हरियाणा के किसान गोभी की बुआई इस समय कर सकते हैं, उन्नत किस्म का ही चुनाव करें। साथ ही दिल्ली के पास के इलाकों में इस समय गेहूं की बुआई कर सकते हैं किसान, इसके लिए अच्छी तरह से आप तैयारियां जरूर कर लें। यहाँ सरसों की बुआई नवंबर महीने के अंत तक कर सकते हैं किसान। और दिल्ली और आसपास के हिस्सों में आलू की बुआई का कार्य जल्द ही पूरा कर लें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू में गेहूं, चना, मटर और मसूर की बुआई का कार्य जारी रखें किसान। तो जम्मू कश्मीर के किसान इस समय आलू और सरसों की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं आलू, गेहूं और सरसों की बुआई कतारों में करना ही उचित रहेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो वहीं जम्मू कश्मीर में मटर की बुआई इस महीने के अंत तक की जा सकती है, इस कार्य को जरूर पूरा कर लें। घाटी इलाके में सरसों, जई, बरसीम और मटर के साथ गेहूं की बुआई करते रहें। जम्मू कश्मीर के किसान प्याज और लहसुन की रोपाई भी समय कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में अलसी की बुआई का कार्य पूरा कर लें किसान। तो हिमाचल के किसान इस समय गेहूं की बुआई और दलहनी फसलों की कटाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं उत्तराखंड के तराई इलाके में तैयार धान और उड़द की कटाई का काम पूरा करें। तो उत्तराखंड के किसान भी आलू, सरसों और गेहूं की बुआई करते रहें। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी हुई विशेष बातें, जिनके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की झलकियों पर खास खबर में।
2 दिन केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं जोरदार बारिश संभव। 2 दिन इन इलाकों में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार। 18 से 20 नवंबर के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कहीं कहीं हो सकती है बर्फबारी। अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश और गुजरात में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है पारा। बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी पारे में 2 से 4 डिग्री तक आ सकती है कमी। देश के बाकी हिस्सों में तापमान शुष्क रहने की संभावना। असम और मेघालय में कहीं कहीं छाया रह सकता है हल्का कोहरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह हल्का कोहरा छाने का अनुमान। अगले 2 दिन राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्का कोहरा छाने की उम्मीद। तो ये थी मौसम की झलकियां और अब जान लेते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। औरैया जिले के विकास खंड भाग्यनगर स्थित परवाहा गांव में प्रमुख रूप से धान, गेहूं और मक्का की खेती होती है। परवाहा क्षेत्र में पुरुषों के साथ महिलाएं भी खेती और पशुपालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। यहीं की एक महिला किसान हैं, गीता देवी, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। परवाहा गांव की रहने वाली गीता देवी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। गीता के पास पैतृक जमीन 0.8 एकड़ है, जिस पर वो साल भर खेती करती थी, लेकिन उन्हें अनाज का अच्छा उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। इन्होंने खेती के साथ पशुपालन भी अपनाया, फिर भी इनकी माली हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 2015 में इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा से प्रशिक्षण लिया और उत्पादन को बढ़ाया। इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से ऊसर भूमि का सुधार किया। ऊसर सुधार के लिए ये धान के पुआल को जलाती नहीं है। इसके प्रबंधन के लिए धान की कटाई ऊपर से करती हैं और धान के पुआल को गेहूं की बुआई के बाद पूरे खेत में बिछा देती हैं, जिससे गेहूं का जमाव अच्छा होता है और पानी की भी बचत होती है। पुआल के प्रबंधन के साथ साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। मैं अथवर धान काटती हूँ, पुआल को इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर बाद में हम गेहूँ बोने के बाद पुआल को खेत में फैला देती हूँ, जिससे मेरी खेत की नमी रहे और बीज भी अच्छा जमे और इसमें खरपतवार भी नहीं होता है। गीता देवी की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र परवाहा के बगल में ही है, इसलिए गीता देवी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के निरंतर संपर्क में रहती हैं। गीता देवी वैज्ञानिकों के सहयोग से धान की ऊसर प्रजाति CSR 36 का बीज उत्पादन कर रही हैं। ये 8 क्विंटल बीज उत्पादन कर 30 से 35 हजार रुपए अतिरिक्त आमदनी कमा रही हैं। इनके पति राजेंद्र पाल इनको कृषि कार्यों में पूरा सहयोग कर रहे हैं। CSR 36 का बीज हम धान लगाती हूँ, उसमें जो सूखे खेत में या गीले में धान हो जाता है और हमें उसमें धान में मुनाफा भी होती है। खेती के अलावा गीता देवी ने पशुपालन के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त की है। पशुओं का दूध ये शहर में बेच रही हैं, जिसके दाम इन्हें अच्छे मिल रहे हैं। गीता आज पशुपालन से 60,000 तथा बीज और फसल उत्पादन से 75,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। मेरे पास 3 भैंसें हैं, एक गाय है। ये मुर्री टाइप नस्ल की अच्छी नस्ल की भैंसें हैं, मुर्री टाइप की, और वे दूध भी देती हैं जो 30-35 लीटर दूध हो जाता है। वो हम बाज़ार में बेचती हूँ। मेरे पास बकरी बर्बरी नस्ल की बकरी हैं।
गीता देवी द्वारा पशुपालन करने के कारण उन्हें जैविक खाद भी प्राप्त हो रही है। जैविक खाद का प्रयोग वह ऊसर भूमि में करके उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ा रही हैं। उन्हें फसल उत्पादन भी गुणवत्तापूर्ण प्राप्त हो रहा है और वे रासायनिक खाद के दुष्प्रभाव से भी फसलों को बचा रही हैं। गीता देवी ने पशुपालन और खेती के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर किया है। दूध बेचकर मैंने प्लाट भी लिए, मकान भी बनवाया और मैंने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद और मैंने खेती भी खरीदी। उस समय 4 बीघा मेरे पास ज़मीन थी। अब इस समय 4 एकड़ ज़मीन मैंने खरीद ली है। परिवार और बच्चों के साथ आज गीता खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लिखा जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया विधान। सफलता की गाथाएं गूंथेंगी और मत कर निकलेगा नया समाधान। नई तकनीकें, नए तरीके करेंगे किसानों को मालामाल। वैज्ञानिक आधार ही बनेगा अब हर कामयाबी की मिसाल। किसानों, वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों से होंगी बातें। आमदनी की बनेंगी नई राहें। जागो, फिर चलो उजालों की ओर। आओ मिलकर बढ़ाएं एक कदम उन्नति की ओर। एक कदम उन्नति की ओर हर बुधवार शाम 4:30 बजे। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। हमारे पास 3 बीघे जमीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूं, धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं केवीके से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी। उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया।
जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने ग्रेव आर्ट का एक बनाई 1 बिस्वे में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, सरगम, चुकंदर यानी सारी चीज़ अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं। उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ और वो दूधिया को ना देकर बाजार ले जा कर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है। उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के तकनीकी सहयोग से सर्दी के मौसम में मशरूम उत्पादन का भी काम शुरू किया है। सब्जी और पशुपालन से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का धंधा किया और हमने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी की और अपना घर भी बनवा लिया। इस तरीके से अपना हम परिवार में कल कुशल से रह रहे हैं। माया देवी के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सेहत से भरपूर हमारे पारंपरिक पकवान, जैसी आबो हवा वैसा खान पान, स्वाद और पोषण का लीजिए मजा। देखिए हमारी पाकशाला। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखाई क्या है? मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी